जोगिंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। रोजी रोटी सबका हक है और सबको ये मिलना भी चाहिए, लेकिन राजस्थान में मांगे नौकरी क्यों नहीं मिल रही? 2 दिन से जयपुर में बेरोजगार युवक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हंगामा तो राजस्थान में तेल को लेकर भी हुआ है। जिम्मेदार कौन? सिग्नेचर स्टोरी में राजस्थान की रोटी पानी की पड़ताल करेंगे आज। 3 दिन से घाटी में आतंकियों की तलाश हो रही है। हाईटेक ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, सब कुछ पहाड़ पर उतार दिया गया है। भूलने नहीं दूंगा मैं बात अनंतनाग में चल रहे एनकाउंटर के नेशनल इंटरेस्ट की करेंगे। मुंबई की शान और जान डबल डेकर बसें 86 साल बाद ये सफर थमने जा रहा है। आज डबल डेकर की सवारी का आखिरी दिन है। पता था ये आपको? शायद बहुत सारों को नहीं पता होगा। आज के एक्सक्लूसिव में डबल डेकर की सारी यादें ताजा करेंगे। रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, कुछ अपने तोड़ते हैं, कुछ दूसरों के तोड़ देते हैं, लेकिन बॉलीवुड के किंग खान ने कैसे अपना रिकॉर्ड तोड़ा? बी पॉजिटिव में आज बॉक्स ऑफिस की तकदीर बदलने वाले 700 करोड़ के जवान का जिक्र करेंगे। भारत की आबादी 140 करोड़ है और इसमें से 48% युवा है। आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। नौजवान पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा मसला क्या होता है? रोजगार। राजस्थान में रोजगार की मांग करने वाले नौजवान सड़क पर उतर आए हैं। वैसे जहां भी चुनाव होता है ना, वहां ये चीजें बहुत ज्यादा सड़कों पर दिखने लगती हैं। यहां भी चुनाव बहुत दूर नहीं है। चुनावी सर्वेक्षणों में बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर उभर कर आती है। भारत में बेरोजगारी और महंगाई, ये अगर दोनों समस्याओं को जोड़ लें तो आधी आबादी का ये सबसे बड़ा मसला है। राजस्थान में 28% लोगों की नज़र में महंगाई चुनावी मुद्दा बनेगी, जबकि 27% लोग ये मानते हैं कि पब्लिक बेरोजगारी के कारण वोट करेगी, उसको देखकर वोट करेगी, उस मुद्दे पर वोट करेगी। भ्रष्टाचार को 10% और बुनियादी सुविधाओं को 5% लोग अपना मुद्दा मानते हैं, जबकि 30% लोग मानते हैं कि मुद्दा इनसे अलग होगा। तो क्या इस बार राजस्थान बेरोजगारी के मुद्दे पर ही वोट करेगा? रिपोर्ट देखिए, आपको समझ आ जाएगा। जयपुर में बेरोजगारों का मोर्चा लगा है। नौजवानों के हाथों में पोस्टर, बैनर। उन्हें नौकरियां चाहिए। एक तरफ उन्हें रोजगार की उम्मीद है तो दूसरी तरफ सरकार उन्हें यकीन नहीं दिला पा रही कि वह रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए संजीदा है। बहुत सारी वैकेंसी सरकार के अपने ही विभागों में पेंडिंग है, जिसके कारण सवाल भी हैं और हंगामा भी। 8 से 10 भर्तियां थी जो इस साल एग्जाम होनी थी, जिनका कैलेंडर जारी हुआ था और इसमें हजारों युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलता। लेकिन पेपर लीक के चलते युवा तो परेशान थे ही, लेकिन साथ में कैलेंडर बदला गया। सवाल है बोर्ड की पारदर्शिता पर, बोर्ड के जो कार्यशैली पर सवाल है। हम लगातार मांग करें कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग दी जाए और जो भर्ती परीक्षा को कैलेंडर जारी है उनको समय पर उनकी एग्जाम करवाई जाए। 12 घंटे पहले जयपुर से जो आवाज उठी, उसकी गूंज राजस्थान युवा चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर भी सुनाई दी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मुद्दा पेपर लीक से लेकर परीक्षा का बिगड़ता कैलेंडर भी बना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2023 में जो घोषणा की थी, उसके मुताबिक पूरे साल में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना था। लेकिन मुश्किल यह है कि अब तक महज 30,000 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिल पाई। 17 परीक्षाएं ऐसी थी जो पेपर लीक होने की वजह से रद्द करनी पड़ी। ये तमाम वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से अपने लिए एक अदद रोजगार की तलाश कर रहे हैं। जयपुर में आज दूसरा दिन है जब बेरोजगार नौजवानों का प्रदर्शन जारी है। वे गहलोत सरकार को उन्हीं का घोषणा पत्र याद दिला रहे हैं। गहलोत ने कहा था 1 लाख नौकरियां दिलवाएंगे। अब पूछा जा रहा है, क्या हुआ तेरा वादा? आप कब से प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं? सर मैं 2018 से बीएड करी थी मैंने, उस समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। आपका सिलेक्शन हो गया था? सिलेक्शन क्या सर, हमारा रिजल्ट ही आया था और तभी हम एग्जाम होने के तुरंत बाद हमको पता चला है कि पेपर आउट हो चुका है।
फिर वो प्रक्रिया चलती रही, सरकार लेट लतीफ करती रही। जब धरना प्रदर्शन किया गया तब जाकर सरकार ने किया भर्ती रद्द करी सर। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ? बेरोजगार की बेरोजगारी सर। बेरोजगारों का आंदोलन राजस्थान में चुनावी मुद्दा बन सकता है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। मुद्दा पेपर लीक का भी है, जिससे कई युवाओं की नौकरी बार बार अटकती है। आगे क्या होगा, सरकार क्या कर रही है, ये हमने कर्मचारी चयन बोर्ड से भी पूछा। हम चाहते थे कि जो भी हम एग्जाम्स कराएं, पेपर कराएं, वो हमारा बिल्कुल फुल प्रूफ हो और कोई कमी ना रह जाए। इसी वजह से हमने चाहते थे कि जो भी हम आगे एग्जाम कराएंगे उनको पूरी मजबूती से कराया जाए। तो हमने कोशिश करें, एनालिसिस किया है हमने कि कहाँ पर कमियाँ होती, और हम उन कमियों को पूरा फोकस करके चेक करके उस पर एक्शन ले रहे हैं कि अभी जो भी नेक्स्ट पर्चे होंगे उनमें ऐसा संभावना बिल्कुल नहीं होगी। साहब ने बात वक्त पर छोड़ दी। बेरोजगार ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि बातों से किसी का पेट नहीं भरता। बेरोजगार नौजवानों का तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नौकरी, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में मौजूदा बेरोजगारी दर 27% के करीब है। मुद्दा खाली पदों को भरने का है, जिसको लेकर जवान सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजस्थान में कहां और किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली हैं, आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। चलिए पहले पुलिस विभाग में चलते हैं। पुलिस विभाग में क्या चल रहा है? 18,000 पद खाली पड़े हैं। डॉक्टरों में, सर्जन के ही 1,030 पद खाली हैं। नर्सिंग स्टाफ में 2,075 पद खाली पड़े हैं। लैब टेक्नीशियन ले लीजिए, 1,037 पद खाली पड़े हैं। फार्मासिस्ट ले लीजिए, 1,162 पद खाली पड़े हैं। चलिए रेडियोग्राफर देख लीजिए, 344 पद खाली पड़े हैं। महिला हेल्थ वर्कर्स के 2,454 पद खाली पड़े हैं। बताइए, ग्रामीण इलाकों में चल पड़ते हैं, वहाँ डॉक्टरों की कितनी वैकेंसीज हैं? 316। ये तो अकेले राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। देश में बेरोजगारी का ग्राफ कितना बड़ा है, क्योंकि एक स्टेट के बाद देश का भी देख लेना चाहिए। पिछले 5 सालों का डाटा हमने खंगाला, चेक किया भी कहाँ क्या स्थिति है, क्या बोलते हैं फिगर्स। 2017-18 में देश में बेरोजगारी दर 5% थी। 21-22 की बात कर 20-21 की बात करते हैं, पहले 21-22 छोड़िए, 20-21 की बात करते हैं। उसमें बेरोजगारी दर बढ़कर 8% हो गई। और जो 23 में अभी तक का जो आंकड़ा हमारे पास आया है वो 7.33% रहने का उसका अनुमान है। लेकिन 23-24 की अगर बात करें हम, तो फिर से ये बढ़कर 7.5% हो सकती है या होने की आशंका है इसके। अच्छा, दिक्कत क्या है? दिक्कत बेरोजगारी की नहीं है। राजस्थान में अकेले बेरोजगारों को परेशानी नहीं हो रही है, यहाँ तो तेल कारोबारियों को भी तकलीफ है। गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट लगाया, उससे पेट्रोल पंप मालिक परेशान हो गए। अब आप सोच रहे हो क्यों हो गया? आपको पता है, वैट बढ़ता है, कमीशन घटता है। सरकार से बातचीत की उन्होंने, वैट कम करने की गुजारिश भी की कि भैया कम कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टैक्स की वजह से उनको घाटा हो रहा था पेट्रोल पंप मालिकों को। लोग पड़ोसी राज्यों में जाकर तेल भराने लगे। जैसे राजस्थान के अगल बगल में जो है वो किसी ने पंजाब में चले गए, गंगानगर साइड से वहाँ भरवा लिया, और कोई इधर हरियाणा वाली साइड आ गया, वहाँ से भरवा लिया। तो इसी चक्कर में कई पेट्रोल पंप बंद होने लगे राजस्थान में। सरकार ने जब बात नहीं सुनी तो पेट्रोल पंप मालिकों ने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, ऐलान भी कर दिया। शाम तक सरकार को लगा कि मसला गंभीर है, पेट्रोल पंप बंद होने लगे, तो सरकार और एसोसिएशन के बीच में सुलह हो गई, हड़ताल टाल दी गई। शाम तक रही दिक्कत, लेकिन पूरे दिन में जो परेशान हुए वो देखिए जरा। किसी ने अपनी मोटरसाइकिल को धक्का मारा, कोई पेट्रोल पंप तक अपनी कार को खींच कर लाया, कहीं पेट्रोल पंप पर क्रिकेट खेला गया। राजस्थान में लोग दिन भर यूं ही परेशान रहे, सीकर हो या फिर बांसवाड़ा, पूरे राज्य में यही हालात दिखे। सुबह सुबह निकला था मैं, जो पेट्रोल पंप बंद था। तो कितनी दूर से आ रहे हो आप? मैं 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारी हैं, आप लोग पेट्रोल देंगे? नहीं, ये बहुत नहीं सर, हम नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं क्यों? हम भी क्या यूनियन के साथ है, हड़ताल कर रखे तो कर हड़ताल, इसलिए बहुत समस्या आ रही है। मेरे तो 3 जेसीबी मशीनें हैं, कंट्रैक्ट, मेरी मशीनें तो अब खड़ी हो जाएंगी। पूरे दिन मुझे क्या लॉस होगा। मेरे 4-6 आदमी हैं, वो पूरे दिन बैठे रहेंगे,
कितना परेशानी का सामना करना पड़े वो हम ही जानते हैं। अभी बंद कर रहे हैं, अगर मान लो कोई लंबे टूर से आने वाला है और अगर मान लो उसको डीजल पेट्रोल नहीं मिला तो यहाँ रोड पर थोड़ी ना सोएगा रात भर। सवाल है, ऐसा क्या हो गया, क्यों पेट्रोल नहीं मिलता? इसका जवाब है राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल। डीलर्स का कहना है कि राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स वसूला जा रहा है। राजस्थान में पेट्रोल पर 31% वैट है, जबकि डीजल पर 19.30%। हरियाणा में पेट्रोल पर 18%, जबकि डीजल पर 16% वैट है। पंजाब में सरकार पेट्रोल पर 14% वैट लगाती है तो डीजल पर करीब 10%। दिल्ली में पेट्रोल पर करीब 20% वैट है, वहीं डीजल पर सरकार करीब 17% चार्ज करती है। इसका असर ये है कि राजस्थान में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से ज्यादा कीमत पर पेट्रोल डीजल मिलता है। जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल करीब 109 रुपए लीटर है, जबकि डीजल के लिए करीब 94 रुपए खर्चने पड़ते हैं। हरियाणा में पेट्रोल 97 रुपए लीटर है और डीजल 90 रुपए लीटर। इसीलिए राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि सरकार वैट कम करे। पहले सांकेतिक स्ट्राइक थी, जब सरकार ने तवज्जो नहीं दी तो पेट्रोल पंप पर ताले लगा दिए। हड़ताल से नुकसान कितना बड़ा हुआ, जरा आंकड़े देख लीजिए। राजस्थान में कुल 6,700 पेट्रोल पंप हैं, ज्यादातर बंद रहे। एक दिन में पेट्रोल पंप बंद होने से 44 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जयपुर में सिर्फ 8 और पूरे राजस्थान में कुल 60 पेट्रोल पंप ही खुले रहे, क्योंकि ये किसी डीलर के नहीं है, डायरेक्ट कंपनी ने संचालित करती है। कोको पेट्रोल पंप पर मैं हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल लेने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर इन्हें काबू करने के लिए पुलिस का इंतजाम करना पड़ रहा है और इस तरीके से लोगों को छोड़ा जाता है। जैसे ही उनकी बारी आती है वो वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा है। पूरे दिन लोग परेशान रहे, पेट्रोल नहीं मिला, सरकार को कोसा तो हरकत में आई, पेट्रोल पंप डीलर से बात की, अब 10 दिन के लिए स्ट्राइक टाल दी गई। देखिए, राजस्थान में नौकरी और तेल की मारामारी। जब भी चुनाव आता है ना, सरकार बनाने के लिए पार्टियां क्या क्या वादे नहीं करती आपसे। कौन सा ऐसा वादा है जो वो छोड़ती हो? कुछ पीछे नहीं छोड़ती। बस चांद जमीन पे नहीं ला सकते वो, बाकी चांद जमीन पर लाने के सपने भी आपको दिखा देते हैं। उठाकर देख लीजिए सारे मैनिफेस्टो, आप जितनी भी पार्टियों के चुनावी मैनिफेस्टो होते हैं, भरमार मिलेगी आपको। लेकिन जब अगला चुनाव आए तो कितने वादे सरकार ने पूरे किए, इसकी बानगी कहाँ से पता लगती है? चुनाव जब नज़दीक आता है तो सड़कों पर जो धरने प्रदर्शन लगते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, वहाँ से दिखता है। जो समस्याओं का अंबार सड़क पर दिखता है, लोगों की वहाँ पर गुस्सा दिखता है, उससे पता लगता है कि नेताजी ने कितने वादे किए थे और वो पूरे भी हुए या नहीं हुए। मेरा एक सुझाव है आपको, वो अपने वादे पूरे ना करें ना अगर, तो आखिरी वक्त का इंतज़ार मत कीजिए, उनको मजबूर कीजिए कि वो आपसे किया हुआ वादा पूरा करें। हम आपके साथ हैं। अच्छा, देश कैसे चलेगा, जनता के लिए कौन तय करता है? कैसी बेहतर नीतियां होंगी, ये कौन तय करता है? हमारे जनप्रतिनिधि यही करते हैं ना, यानी सांसद, विधायक। संसद और विधानसभाओं में यही लोग हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन जो कानून आम आदमी के लिए पत्थर की लकीर होता है, जिस पे उसको अगर नहीं चला तो अंदर जाओगे बाहर जाओगे, ये सब होता है, कानून सजा देता है, उसे हमारे जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो खुद के लिए क्यों लचीला रखते हैं? मतलब मेरे लिए सॉफ्ट रहेगा, दूसरे के लिए सख्त रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर अब सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि ना अब आम और खास के बीच में फासला रहेगा और कायदा कानून एक सा रहेगा, एक सा कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। ये PIL एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। इसमें 2 मांगे रखी गई हैं। पहली कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ दायर क्रिमिनल केसेस की सुनवाई तेजी से हो, और दूसरी मांग ये है कि सजा पाने वाले सांसद विधायक आइंदा कभी चुनाव न लड़ पाए।
हम बहुत दिन से 2016 में पीएल हमने फाइल किया था, तब से हम यही बार बार कह रहे हैं कि जो आदमी सजा याफ्ता है उसके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। आज की डेट में जो कानून ये कहता है कि 2 साल तक की सज़ा के पहले तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है। 1 साल की सज़ा हो गई, 6 महीने की सज़ा हो गई, 1.5 साल की सज़ा हो गई तो चुनाव लड़ने पे कोई बैन नहीं है। 2 साल या 2 से अधिक सिर्फ सज़ा हो रही है तो भी केवल 6 साल का प्रतिबंध है, यानी 2 साल जेल में रहा आदमी, 2 साल सजा काटा, उसके बाद 6 साल तक और प्रतिबंध, उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। याचिका में दूसरी मांग बहुत बड़ी है क्योंकि मामला सीधे सांसदों और विधायकों के भविष्य से जुड़ा है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 को चुनौती दी गई है। ये धारा सजायाफ्ता सांसदों विधायकों को रियायत देती है। अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इसके बाद जनप्रतिनिधि 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन 6 साल बाद सजा पाया हुआ नेता दोबारा चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं विजय हंसारिया। अदालत ने उन्हें न्याय मित्र नियुक्त किया है। हंसारिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी गई है कि आपराधिक मामले में सजा पाने वाले नेता कभी चुनाव न लड़ पाएं। रिपोर्ट में इसके लिए जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल सीधा और सपाट है कि आम आदमी को क्रिमिनल केस में सजा मिलती है तो वो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है, तो नेताओं को विशेष छूट क्यों दी जाए। हमारा ये कहना है कि जब एक सजा याफ्ता व्यक्ति IAS कलेक्टर नहीं बन सकता, कप्तान नहीं बन सकता, बाकी तो छोड़िए वो सिपाही होमगार्ड नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, और इवन केवल 2 दिन की सजा हो जाए उसको, यहाँ तो 2 साल की सजा हो रही है और उसके बाद भी केवल 6 साल का बैन। ये गलत है। दुनिया के कई देशों में आजीवन कारावास होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, जर्मनी में होता है, टर्की में होता है, कई ऐसे देशों में आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन। वहाँ यहाँ तो 2 साल का नियम है, वहाँ 1 साल का नियम है। ऑस्ट्रेलिया में अगर 1 साल का हो गया, किसी को सजा हो गई, आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर बेंच गठित करने की तैयारी में है और इस मांग पर सुनवाई भी करेगा कि आपराधिक मामलों में फंसे नेताओं को चुनाव लड़ने की छूट बरकरार रहे या प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये मुद्दा सांसदों विधायकों के सियासी करियर से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसमें आपका हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट है। बात सही है, अगर सिपाही नहीं बन सकते तो मंत्री कैसे बन सकते हैं? जायज सवाल है। जनप्रतिनिधि कानून में सुधार होना बहुत जरूरी है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये आगे भी मजबूत रहें, इसलिए बहुत जरूरी है कि संसद और विधानसभाओं में बेदाग लोग चुनकर जाएं, ना कि वो लोग चुनकर जाएं जिन पर गंभीर अपराध के इल्जाम हो, अपराधी हों, वो दोषी हों, वो आरोपी हों। तभी ऐसे जनप्रतिनिधि जनता के लिए, ऐसे जनप्रतिनिधि ही ऐसी जनता के लिए जो सुख चाहती है, खुशहाल जीवन चाहती है, उसके लिए सटीक नीतियां बना पाएंगे। चलिए देश की पॉलिटिक्स से निकलकर चलते हैं कश्मीर, जहां 3 दिनों से आतंकियों की तलाश में सेना पहाड़ पर तलाशी अभियान छेड़े हुए है। तड़ातड़ गोलियों की आवाज दिन भर आती रहती है। RPG, ड्रोन सब कुछ पहाड़ पर उतारा गया है। 3 अफसरों की शहादत के बाद गुडूल के पहाड़ी इलाके में क्या कुछ चल रहा है अभी, इसका फटाफट एक ताजा अपडेट ले लेते हैं। कोकेरनाग के गुडूल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट बढ़ गया है। सुबह से शाम तक हैवी शेलिंग हुई। रॉकेट लॉन्चर से आतंकी अड्डों पर बारूद बरसाया गया। इस इलाके की पहचान गोलीबारी की आवाज और पहाड़ों से उठता धुआं बन चुका है। मकसद सिर्फ एक, हमारे अफसरों को जिसने टारगेट किया, जिनका खून बहाया, उनसे बदला लेना है। ये जानते हुए कि इन्हीं जगह में, इन्हीं हाइडआउट्स में, इन्हीं केव्स में छुपे हुए हैं आतंकवादी, पिछले 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी लगातार बमबारी जारी है। चुनौती इन इलाकों में, इन फायरिंग में सबसे बड़ी ये होती है कि यहाँ से ऊपर चढ़ना, पहाड़ पर जितना चुनौतीपूर्ण होता है, ऊपर से नीचे देखना उतना ही आसान होता है। और इन पहाड़ों में हरियाली बहुत ज्यादा है और कुछ इलाकों में जहाँ पर पेड़ कम होते हैं वहां पर स्टीप यानी कि उसकी जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये बमबारी, ये जो फायरिंग है, ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये लगातार हो रहे हैं। वक्त के साथ हमारे जवानों ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है।
न्यू जनरेशन वेपन और डिवाइसेस के अलावा अटैक करने वाले ड्रोन्स को भी ऑपरेशन अनंतनाग में उतारा गया। कुछ वक्त पहले ही हेरॉन मार्क II ड्रोन को वायुसेना में शामिल किया गया है। सैटेलाइट से ऑपरेट होने वाले ये ड्रोन उत्तरी सीमा पर तैनात हैं। 36 घंटे तक लगातार काम करने की क्षमता रखते हैं। इनमें मिसाइल या दूसरे हथियार फिट किए जा सकते हैं। ये पीर पंजल रेंज का पहाड़ है, एक और किश्तवाड़ है, एक और पुंछ है, तीसरी ओर काजी कुंड है। लेकिन इन तीनों के बीच में जहां ये पहाड़ है, ये 20 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एक के बाद एक प्लाटू रीजन के तहत एक कनेक्टिविटी स्थापित कर देते हैं, जिसकी वजह से इन पहाड़ों में आपको चोटी नहीं दिखेगी बहुत ज्यादा ऊंची। और पीर पंजल रेंज की एक खासियत है कि इनमें क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंची चोटियां नहीं होती हैं, उनमें ऊपर प्लेटो होते हैं और उसी प्लेटो की वजह से हमको उसी की वजह से यहाँ पर आतंकवादियों के लिए यहाँ पर मूवमेंट आसान हो जाता है। और ये बमबारी लगातार ये बता रही है कि सेना किस तरह से अपनी कार्रवाई पर लगी हुई है। सेना के बड़े अफसरों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी भी एनकाउंटर साइट का दौरा कर चुके हैं। स्पेशल फोर्सेज ने जानकारी दी है कि 4 किलोमीटर के दायरे में आतंकियों को घेरा जा चुका है। किसी भी वक्त सफाया हो जाएगा। सेना पर पूरे देश को भरोसा है, उन्हें भी जो श्रीनगर घूमने आए हैं। जरूर आएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे। हमारे इधर में जो है सब खुश नजर, ये क्या बोलते हैं उसको, सुंदर जगह है ना, तो उसमें जो भी अटैक हो रहा है, पुलिस है, आर्मी है, वो लोग जो करना है वो लोग करते रहेंगे और हमको देखना है तो हम देखे रहेंगे। नहीं कोई बात नहीं, अभी सेना है, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं उनका। हम लोग पूरा सेफ महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। 4-5 साल से यहाँ रेगुलर आता हूँ घूमने और बहुत अच्छा लगता है। आगे प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, फैमिली के साथ आएंगे। असल में आतंकियों और फिदायन को पता होता है कि घिरने के बाद मौत लाजमी है। ऐसा एक बार नहीं हजारों बार हो चुका है। इसलिए वो सुरक्षा बलों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की नीयत से गोलीबारी करते हैं। अनंतनाग में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जितना नुकसान उजैर खान और उसके साथियों ने करना था वो देश कभी भूलेगा नहीं, वो कर चुके हैं। अब इन आतंकियों की मौत का इंतजार कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कश्मीर से चलते हैं एक मुंबई की तरफ। वहां 8 दशक का एक सफर आज थम जाएगा। फिल्मों में नजर आने वाली वो बस आपकी यादों में रहेगी। अब ब्रेक के बाद मुंबई की सड़कों की रानी डबल डेकर की पूरी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं पब्लिक डिमांड में। अब हम पब्लिक इंटरेस्ट की उन खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन रैपिड राउंड में, फटाफट अंदाज में। मणिपुर में हुई हिंसा पर राज्य के पुलिस महानिरीक्षक ने जानकारी दी। बताया कि राज्य में शुरू हुई जातीय हिंसा में अब तक 175 लोगों की मौत हुई। हिंसा के चलते 1008 लोग घायल हो गए, 32 लापता हैं। जातीय हिंसा में कुल 4786 मकान जला दिए गए। मणिपुर के पुलिस महानिरीक्षक ऑपरेशंस IK मुइवा ने कहा, राज्य इस वक्त चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहा है, लेकिन शांति बहाली के लिए सुरक्षा बल और पुलिस 24 घंटे काम कर रहे हैं। हरियाणा के नूह हिंसा मामले में 2 दिन के रिमांड पर भेजे गए कांग्रेस विधायक मामन खान। एहतियात के तौर पर नूह में धारा 144 लागू की गई। जिले में 16 सितंबर तक इंटरनेट सेवा भी रोक दी गई है। हरियाणा पुलिस ने गुरुवार देर रात मामन खान को किया था गिरफ्तार। रिमांड में मामन खान से नूह हिंसा से जुड़े कई सवाल पुलिस पूछेगी। 26 से 31 जुलाई तक मामन खान से मिलने वालों और बात करने वालों की भी पड़ताल होगी। बिहार के फतुहा में 400 रुपए के लिए 3 लोगों की हत्या कर दी गई। दूध के बकाया 400 रुपयों के लिए 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसी को लेकर दोनों तरफ से गोलियां चला दी गईं। दोनों पक्षों के लोग आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जमीन विवाद के एंगल से भी जांच कर रही है। पंजाब के फिरोजपुर में BSF ने बरामद की 2 किलो हेरोइन। चेकिंग के दौरान बॉर्डर के गांव के पास पुलिस की वर्दी में पकड़े गए 2 संदिग्ध। BSF ने उनकी कार की जांच की तो में छिपाकर रखी गई हेरोइन बरामद हुई। BSF को स्थानीय लोगों ने जानकारी दी थी कि पुलिस की वर्दी में 2 लोग हेरोइन की खेप छिपाकर निकलने की फिराक में थे। ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ। निर्माण के दौरान सर्विस लिफ्ट पहले 8वें और 9वें फ्लोर के बीच अटक गई, फिर अचानक ही लिफ्ट नीचे आ गिरी। हादसे में 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 और लोग घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाले में बह गया एक शख्स।
बैतूल में तेज धार की वजह से एक नाले में उफान आया हुआ था। कुछ दूरी पर एक दो लोग नाले के दोनों तरफ खड़े थे। तभी एक शख्स नाले के ठीक पास जाकर खड़ा हो गया और फिर उसका हाथ साइन बोर्ड से छूट गया। चंद सेकंड में नाले के तेज बहाव में वो गायब हो गया। ओडिशा के बोलांगीर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बोलांगीर जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। यहाँ की सड़कें पानी में डूब गईं, जबकि एक मंदिर में बारिश का पानी भर गया। कई इलाकों में बरसात के चलते मोबाइल टावर्स की बिजली काटने से मोबाइल सेवाएं भी प्रभावित हो गई हैं। हालात को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का ये युवक इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। इसका नाम चमन वर्मा है, जो अनोखे स्टंट करता है। चमन ने सेना भर्ती में भी ट्रायल दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सका। इसके बाद चमन ने स्टंट को ही करियर बना लिया है। चमन रोजाना 2.5 घंटे तक स्टंट्स का अभ्यास करता है। अब बारी आपकी और आपके कमेंट्स की है। कल हमने अनंतनाग में चल रहे आतंकी ऑपरेशन पर ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई थी। मुजफ्फरपुर में बच्चों से भरी नाव कैसे डूबी ये बताया था आपको। और याद है ना, शिक्षकों की भर्ती पर रिपोर्ट दिखाई थी। इन खबरों पर आपके कई मैसेज आए हैं, देखते हैं। देव साहब क्या लिखते हैं, आई डोंट नो व्हाई आर आर्मी मूव विदाउट एनी सर्वे एंड दे शुड टेक एरियल हेल्प एंड अटैक विद फोर्स एटलीस्ट 4 times the strength of terrorists. This way giving away life by the every senior ranking officer can't be tolerated. ये कह रहे हैं देव साहब कि इस तरह से सब सर्वे करके जाना चाहिए था। इतने अफसरों को हम ऐसे गंवाना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे क्या लिखते हैं देव साहब, शुक्रिया। क्या लिखते हैं राजेंद्र जी, बिहार में नाव दुर्घटना में बच्चों के डूबने की खबर दिखाकर आपने बता दिया कि आप जन सरोकारों के प्रति संवेदनशील हैं। नीतीश बाबू बेहद असंवेदनशील है। लानत है ऐसे सीएम पर, ये बहुत नाराज़ हो रहे हैं। राजेंद्र जी चलिए, हमारा तो सरोकार आपसे भी है, आपकी खबरों से भी है। आप सीएम साहब पे इतना गुस्सा मत निकालिए, वो समझ जाएंगे। आशुतोष जी क्या लिखते हैं, प्राइम टाइम को अद्भुत और रोचक बना दिया है और ऊपर से श्री जोगिंदर पटेल जी नवीन मुद्दों पर विश्लेषण अभिनंदनीय है। आपका भी शुक्रिया आशुतोष जी। रणधीर जी क्या लिखते हैं, जोगिंदर पटेल जी, सर आपने नाम ही गलत लिख दिया मेरा। बहुत दिनों के बाद ऐसा न्यूज़ देखने को मिल रहा है जो पब्लिक हित के खबरों को इतना मजबूती से दे रहा है। आपने जो गलत लिखा है ना, यही आपकी ईमानदारी है। रणधीर कुमार जी शुक्रिया। अच्छा, संगम लाल जी क्या लिखते हैं, नया कार्य नए भारत में नए तरीके से सबको साथ लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी संगम लाल जी। चलिए, ये सब कमेंट्स आप जब भेजते हैं तो अच्छा लगता है। बेशक गलतियां करिए, लेकिन फिर भी बढ़िया लगता है। आज का शो कैसा लगा, बढ़िया लगा या नहीं लगा? खबरों पर प्रतिक्रिया जरूर देनी है। आपके कमेंट्स शामिल करते रहेंगे आगे भी। और घंटी बजाओ में आज अखिलेश नहीं आएंगे, क्योंकि आज कौन आएंगे? विवेक श्रीवास्तव आएंगे अनंतनाग के ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव पड़ताल लेकर। मगर एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अब सोमवार 9 बजे होगी आपसे मुलाकात।